Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are with us in the session of IBPS Specialist Officer Exam Tips, जहां आज हम बात करेंगे IBPS Specialist Officer के कुछ important points पे। सब्जेक्ट्स जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में कवर हो रहे हैं 4 सेक्शंस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, यस एंड द प्रोफेशनल नॉलेज, दैट इज आईटी पार्ट पे आज हम बात करेंगे। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि ऑल द सेक्शंस, ऑल द सब्जेक्ट्स आर क्वालिफाइंग एक्सेप्ट द प्रोफेशनल नॉलेज वन। तो बिल्कुल उसी पे हम ज्यादा का ज्यादा फोकस करेंगे और बात करेंगे अपने सारे गुरु से। तो स्वागत भी करेंगे सभी का, मैथ्स गुरु, इंग्लिश गुरु एंड कंप्यूटर गुरु का, हमारे इस सेशन में, जिसमें हम उनके साथ जुड़ने वाले हैं और पूछने वाले हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम देखते ही देखते आ गया 2016-17 सत्र की अगर हम बात करें तो यस वी आर विद द एग्जामिनेशन नाउ। एग्जाम बिल्कुल कल परसों में होने ही वाला है। कैंडिडेट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो कुछ बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं रही हैं इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में, बट यस एग्जामिनेशन एक नए पैटर्न का है। एग्जामिनेशन पे क्वेश्चंस किस तरीके से फोकस करने हैं, उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, उन सारी बातों पे फोकस करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले मैथ्स गुरु से ही जानेंगे कि इस सेशन में क्या कुछ ऐसा खास हो सकता है जिससे लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट्स प्रिपेयर हो सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो आप सब लोग का स्वागत यहाँ पर करेंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट बात यार कि बीच में जब एग्जाम हुए और बीच में खालीपन सा आ गया, खालीपन से का मतलब ये है दोस्तों कि एग्जाम फिलहाल कोई नहीं है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि देखिए ये आखिरी एग्जाम हो जाएगा 2016 की बात करें या 17, अभी SOIT आना बाकी है। तो SOIT को लेके काफी लोगों में क्रेज है। रीजन क्या है कि देखिए यहाँ पर जो एग्जाम है इससे पहले और इसके आखिरी में कोई एग्जाम बचा नहीं है हमारे पास में। तो SOIT की अगर हम बात करें, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। प्रोफेशनल नॉलेज की यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में जब क्वालिफाइंग है तो मैथ्स में सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्या होगा कि हमारा क्वालिफाइंग हो जाए। तो देखिए मैथ्स की हम बात बता दें आपको कि जितना भी हम लोगों ने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, चाहे वीडियो के थ्रू हो गया, चाहे स्पीड टेस्ट के थ्रू हो गया, आप उनको जरूर देख के जाइएगा। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डील करेंगे और देखेंगे एक फ्रेम में कि कैसे आप कम समय में कैसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। बैक टू यू। बिल्कुल। तो यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश गुरु से और पूछेंगे टॉपिक्स पे, तो हम बिल्कुल जाएंगे ही वन बाय वन सारे सब्जेक्ट से। बट यस, इंग्लिश गुरु से जानते हैं सर क्वालिफाइंग इन नेचर है, इंग्लिश वैसे भी कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं उलझा के रखता है, तो क्या इनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे? बिल्कुल, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन में। एंड जैसा कि अभी सर ने बताया कि आपके 3 सब्जेक्ट्स जो है वो क्वालिफाइंग है, तो ये सबसे पहले सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए बन सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने ही मार्क्स आपको लेकर आने, कि आपको अगर सपोज 50 क्वेश्चंस है तो उसमें आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिफाइंग है यानी कि कहीं ना कहीं ये क्वालिफाइंग में आप कम मार्क्स भी लेकर आते हैं ना, तो भी आप यहां पर आप ओवरऑल जाने पर वहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड बिगेस्ट थिंग इज, अगर इंग्लिश पार्ट पे बात करें, जैसा कि इंग्लिश का फोबिया ज्यादातर कैंडिडेट्स में रहता है कि नहीं इंग्लिश, थोड़ा सा अगर इंग्लिश नहीं होता तो शायद यहां पर एग्जाम क्रैक हो जाता, जबकि वही इंग्लिश सब्जेक्ट कुछ लोगों के लिए एक एडवांटेज होता है कि इंग्लिश अगर होता तो हम एग्जाम क्रैक कर जाते, जिसमें भी इंग्लिश नहीं आता है। तो फ्रेंड्स पहले तो माइंड में बिल्कुल से ये इंग्लिश का फोबिया निकाल दीजिए। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, आपका सिलेक्शन करा सकता है। और अगर इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आपका वीक है तो आज हम कुछ ऐसे 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है, एंड नॉट ओनली दोस 10 क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। बाकी के जो और भी वीडियोस जो है आईटी पे बने हैं और अदर जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है जिनका टॉपिक सेम है, अगर बैंक्स की बात करें और यहां की बात करें तो कुछ टॉपिक्स जो आपके इंग्लिश पार्ट में सेम है, एटलीस्ट उनका वीडियो आप देखकर जरूर जाइएगा फ्रेंड्स, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और इंग्लिश का एक इंग्लिश सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकता है। बैक टू मैं। बिल्कुल। रीजनिंग की बात कर लें अब सबसे पहले कंप्यूटर्स पे जाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर्स का तो यहाँ पे बिल्कुल पूरा का पूरा जोर रहने वाला है, तो बात करेंगे उसकी भी। बट यस, सबसे पहले अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें या रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग का सेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये सबसे ज्यादा बात है कि जहां हम रीजनिंग को एक पॉइंट प्रोस्पेक्ट ये लेके चलते हैं कि यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन दिस सेक्शन, तो कि
आपका एक पूरा ओवरऑल कट ऑफ जो है वो अच्छा खासा बूम अप कर सकता है, आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने अटेम्प्ट्स के हिसाब से। बट यहाँ पे रीजनिंग का भी खेल जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग का है। किन टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, किन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है, कितने टॉपिक्स प्रिपेयर किए जाए कि हमारा पेपर पास हो जाए। टाइम लिमिट भी है यहाँ पे फिक्स। अगर हम बात करें मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, प्रोफेशनल नॉलेज की, तो वहां पे कहीं ना कहीं किस तरीके से आपके स्टेप अप्स होने चाहिए, बात करेंगे उन सबके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। अब जानेंगे सबसे पहले जल्दी से कंप्यूटर गुरु से, आईटी गुरु से, कि आईटी का सेक्शन, कंप्यूटर का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर नाम ही है इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का, डिपेंड करता है प्रोफेशनल नॉलेज पे ही। तो बिल्कुल जानेंगे कंप्यूटर गुरु से कि सर ये क्या और किस तरीके से कैंडिडेट प्रोसीड कर सकता है। आखिरी का दिन है, या ये बोले कि आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं उसके एग्जामिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो अब उसकी स्ट्रैटेजी और लास्ट मिनट स्टेप क्या होने चाहिए। वेल थैंक यू मैम। एंड मैं यहाँ से पिक करना चाहूंगा जहां पर हमारे इंग्लिश महागुरु सर ने ड्रॉप किया था कि सर फोबिया होता है इंग्लिश का। तो वहां पर एक बात बता दूं कि जिस कैडर का, जिस लेवल का एग्जाम अब हम लोग देने जा रहे हैं, दी SO1 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो वहां पर इंग्लिश एक बहुत जरूरी सब्जेक्ट बन जाता है। यू नेवर नो आपको कब किससे कम्युनिकेट करना पड़े। और खासकर जब बात करते हैं आईटी की, तो इफ यू आर इन आईटी प्रोफेशनल तो आपको नहीं मालूम है कि आपको कब किससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड वहां पर इंग्लिश और एनी फॉरेन लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो वहां पर इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। वक्त कम जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि आपने कभी पहले इंग्लिश की तैयारी नहीं की होगी। 24 आवर्स के आसपास अभी आपके पास बचे हुए हैं। प्लीज डू बकल योरसेल्फ फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट। एंड बाकी अगर रहा कंप्यूटर्स की बात, तो कंप्यूटर्स पे तो हम वीडियोस पहले भी प्रोवाइड करते आए हैं आपको। एंड एक अलग से ही हमने एक सीरीज चलाई थी विद इन MSO IT स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, आईटी के लिए हमने चलाई थी, जिसमें हमने काफी वीडियोस आपको दी। एंड आज की इवनिंग हमने डिसाइड किया है कि आज की इवनिंग स्पेशल होने वाली है फॉर दी SO IT, बिकॉज आज के IAS में भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बताने वाले हैं जो कल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओवर टू यू मैम। बिल्कुल जानेंगे मैथ्स गुरु से सर कितने क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम पीरियड है, इस बार क्वालिफाइंग नेचर है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक सेफ अटेम्प्ट को लेके बात कर सकते हैं कैंडिडेट से। इसके अलावा हम यहाँ बात कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टाइम अलॉटमेंट कितना है, और कितना कैंडिडेट अटेम्प्ट करके आए कि उतने गिवन टाइम पीरियड में उसके लिए सफिशिएंट भी हो जाए और वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नॉलेज के स्कोर पे वो ज्यादा फोकस अप करे। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द टाइम अलॉटेड। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, 50 क्वेश्चन 200 देखे जाएंगे। 50 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि 20 नंबर का आपका DI का सेक्शन रहेगा। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो 50 क्वेश्चन किस किस तरीके से हो सकते हैं, देखिए 5 नंबर का नंबर सीरीज रहेगा, 5 नंबर का डेटा सभी 10 नंबर हो गए, और 5 नंबर का आपका दोस्तों इनइक्वलिटी रहने की संभावना है। इनइक्वलिटी के जो क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने देखे SBI PO में या फिर IBPS PO मेंस में, ऐसे कुछ सवाल देखे जा सकते हैं, उनको आज हम डील भी करेंगे हालांकि। तो 15 नंबर ये हुए आपके, और 20 नंबर तकरीबन 25 नंबर तकरीबन आप DI के मान के चलिए। अगर 20 नंबर भी मिलूं तो 15 और 20 35 ही हो गया। 15 नंबर आपके बचते हैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन के। जैसा कि मैंने हर बार से कहा है कि वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट टू मॉडरेट रहेगा। अब यहाँ पर क्या आपको करना है, देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन 20 नंबर का अगर एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन भी अगर आप DI के कर ले जाते हैं, और 5 नंबर सीरीज हो गया 25, और 5 नंबर आप इनइक्वलिटी के यहाँ पे ऐड कर लें 30, और 5 नंबर आपके पास में DS। अगर मैं यहाँ पर इसको निकाल दूं, वर्ड प्रॉब्लम के सेक्शन को अगर निकाल दूं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होगा नो डाउट, तो इसको अगर आप निकाल भी देते तब भी आपके पास में 35 क्वेश्चन बचते हैं। 35 में से यार आपको 12-13 लेके आ रहे हैं, 10-12-13 नंबर आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा 18 से 20 सवाल करने की मैथ्स में। 18 से 20 आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर का है ना। तो क्वालिफाइंग इन नेचर का है तो ये तो मतलब ही नहीं करेगा कि आपने 50 में से 40 कर ली या फिर 50 में से आपने 15 की है। आपको क्वालिफाई करना है, तो ये सोच समझ के जाइएगा कि ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें यहाँ पर। अगर आपके 15-20 बिल्कुल एक्यूरेसी का सही हो रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ज्यादा समय पता है सेक्शन टाइमिंग है नहीं शायद। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये मत करेगा कि आपको 50 के मैथ्स आते तो आप मैथ्स में लग गए, आपने रीजनिंग और इंग्लिश छोड़ दिया। तो कोशिश कीजिएगा क्वालिफाई करने का बस। बिल्कुल, इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सर इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या रह सकता है। बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश पार्ट में आपको जैसा कि 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और जो टाइम आपको गिवन होगा 50 क्वेश्चंस को करने का वो ओनली 25 मिनट्स है, राइट। तो 25 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने का आपका जो टारगेट है, उसमें आपको
आपको बस ये देखना है कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गेस लगा के वहां पे कि चलो ठीक है इसमें बी और सी हो सकता है और सी पे आप मार करके चले जाए। यानी आपको जब क्वालिफाइंग है तो उसका एडवांटेज समझिए फ्रेंड्स। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं और ये ओवरऑल कट ऑफ यहां पर बहुत ज्यादा जाएगी और ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। प्लस पॉइंट इसका क्वालिफाइंग होने का यही है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप केवल उतने करके आइए। 50 क्वेश्चंस में अगर आप 15 प्लस होते हैं तो आप मान के चलिए क्वालिफाइंग का जो एक ग्राफ होता है कि इतने अगर करके आते हैं तो वो कैंडिडेट क्वालिफाई होता है। आप 15 प्लस करके आते हैं 15 to 20 तो आप मान चलिए आप सेफ मोड में अपने आप को रख सकते हैं। यानी कि मतलब सिंपल लैंग्वेज अगर समझाएं तो कट ऑफ एंड अबव हो सकते हैं, राइट। जैसे कि कट ऑफ का कोई सीन नहीं है यहां पर, बट जो क्वालिफाइंग का पार्ट है उसमें आप 15 प्लस इंग्लिश का क्वेश्चन एटलीस्ट करें ही करें और उन क्वेश्चंस को करें जिस पर आप कॉन्फिडेंट हैं। क्वेश्चंस की बात करें जो आपके एग्जाम में देखे जाएंगे वही सारे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, कुछ भी नया नहीं है। जो चीज आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा है जैसा कि आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, मिस स्पेल्ड हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, इन्हीं सारी चीजों से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुट होते हैं। वही सारी चीजें आपके एग्जाम में आएगी जिन चीजों की आपने अभी तक प्रैक्टिस की है। बस उन्हीं चीजों को एक बार पॉलिश कर लीजिए और एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन को टच कीजिए जिस क्वेश्चन पे आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। ये ना कीजिए कि जिस पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपने उसको पहले टच कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन आ गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट, राइट, और अरेंजमेंट आपका वीक है तो वहां पर अरेंजमेंट वीक है बट आपने अरेंजमेंट करना पहले स्टार्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है अगर पहले से अरेंजमेंट वीक है तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा और वहीं पे जैसी कॉन्फिडेंस लूज होता है फ्रेंड्स, तो जिस टॉपिक में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है उस क्वेश्चन को करने का जिस पर आप वीक थे। तो पहले उस क्वेश्चन को कीजिए। अगर पहला जो क्वेश्चन आ गया वो आपको नहीं अच्छा से क्लियर है, पहले प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे से नहीं आया, तो आप उसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। यानी कि टाइम जो आपके पास है उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए जिस पर आप बहुत अच्छे हैं। जितना भी आप कर सकते हैं बस एक्यूरेसी पर फोकस कीजिएगा, रॉन्ग ना हो, बिकॉज पेनल्टी केस यहां पर भी है, पेनल्टी यहां पर वही 1/4 है। तो इसलिए अपने आप को कोशिश कीजिए कि पेनल्टी बिल्कुल भी ना लगे। जितना भी आप कीजिए 100% एक्यूरेसी के साथ सिलेक्शन 2017 में आपका होना ही है। बैक टू मैम। बिल्कुल। बात अगर करें यहाँ रीजनिंग की भी तो रीजनिंग का भी कहीं ना कहीं वही मोड है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो कॉन्ट्स के जैसा ही। 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स का टाइम। इसके अलावा यहाँ पे एक बात ये देखी जा सकती है कि 50 क्वेश्चंस सारे के सारे अब करने की जरूरत नहीं है, 30 मिनट्स का टाइम है। सो यू कैन गो फॉर 20 to 22 क्वेश्चंस, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चन आपने अगर एक्यूरेट कर लिए हैं आराम से सेक्शन क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ये बोलना ज्यादा सही होगा यहाँ पे, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है ये हमें पता है। तो कहीं भी सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं आती, तो हमें इस तरीके का अपना अटेम्प्ट करके चलना है कि 40 to 50% जितना भी हम उस पर स्कोर आउट करते हैं क्वालिफाई कर लें। तो अब आपको यहाँ अटेम्प्ट सिर्फ उस हिसाब से करने हैं कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द पासिंग मार्क्स। वहीं अगर सर हम बात करें कंप्यूटर्स की या IT की तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नॉलेज का एक अच्छा खासा वेटेज है, और देखा जाए तो सारा का सारा वेटेज उसी का ही है, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश का तो क्वालिफाइंग नेचर करके वहां पे नंबर अलॉटमेंट भी नहीं होना है। तो प्रोफेशनल नॉलेज को इतना वेटेज जो मिल रहा है उसके लिए अब आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपनी खुशी जाहिर करूंगा भाई, कंप्यूटर्स में बहुत कम ऐसा होता है कि कहीं पर ऐसा देखने को मिले हमें। ठीक है, अब मैं अक्सर बच्चों से कहता भी हूँ कि सर और मैम जहाँ पर होता भी यही है कि कंप्यूटर नहीं आता, बहुत बार ऐसा देखने को मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं बच्चों से मिलता हूँ तो ये कहता हूँ भाई जहां पर असली कंप्यूटर शुरू होती है वहां पर बैंक की खत्म हो जाती है, तो एक दिक्कत रहती है कंप्यूटर के साथ। मगर SOIT में ऐसा नहीं है और उम्मीद करता हूँ इस बार हमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपको मालूम है 50 क्वेश्चन 80 मार्क्स, तो ये एक ऐसा मार्क्स का स्ट्रक्चर है जो जस्टिफिएबल तब तक नहीं रहेगी जब तक हम एक बार पेपर ना देख लें भाई टफ आने वाला है, ईजी आने वाला है। मगर मेरे हिसाब से थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि टॉपिक का नाम, एग्जाम का नाम ही है आपका SOIT एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इट मींस कि भाई जो सबसे बेस्ट होंगे वही उठेंगे, एंड वैकेंसीज जैसा आपने बताया कि कम है, तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि भाई पेपर थोड़ा टफ होगा। और इसी के साथ साथ ये जरूर समझ लीजिए कि अब वक्त कम बचा है, सिर्फ उसी टॉपिक को पॉलिश कीजिए जो आप जानते हैं। अगर आपको कंपाइलर डिजाइन नहीं आता, डू नॉट टच दी CD। ऑटोमेटा नहीं आता, मत छू। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन देखने मिलते हैं ऑटोमेटा से या CD से हमें,
कोवा नहीं आता, आर्किटेक्चर नहीं आता, डोंट टच दीज टॉपिक्स। अब वक्त नहीं है, क्योंकि वहां पर डिटेलिंग की जरूरत होती है। जितनी टॉपिक्स बताए हैं उसको थॉरो कर लीजिए। एंड आज के आईईएस में इंप्रूव योर एग्जाम स्पीड में हम लोग स्पेशल करने वाले हैं फॉर एसओआईटी, और उसी में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा, मतलब क्रिप्टोग्राफी रिवील कर देते हैं। क्रिप्टोग्राफी एंड डेटा स्ट्रक्चर, और साथ में उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हमारे साथ रहेंगे आने वाले आईईएस में। ओवर टू यू मैम। बिल्कुल, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चलेंगे बोर्ड पे बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे प्रोफेशनल नॉलेज पे, तो अच्छा खासा डिस्कशन सर करेंगे ही क्वेश्चंस के साथ। तो बिल्कुल वील मूव ऑन टू द बोर्ड पार्ट और देखेंगे क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में किन क्वेश्चंस की या किस तरीके के क्वेश्चंस की और किस तरीके की अटेम्प्ट की रिक्वायरमेंट है। तो विल क्विकली मूव ऑन टू द बोर्ड। So now we are on the board to discuss the subject reasoning, और अभी हम बात करेंगे रीजनिंग के सेक्शन में किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, किन बातों पे आपको ध्यान रखना है और किन टॉपिक्स को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि आप अटेम्प्ट कर सकें और कहीं ना कहीं प्रोसीड कर सके क्वालिफाई करने को। क्योंकि बार बार पूरे सेशन में हम कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है, ये सेक्शन जो है, ये कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है, और क्वालिफाइंग इन नेचर है तो किस तरीके से आपको क्वालिफाई करना है, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, उस पर हम नजर डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यस, जो कहीं ना कहीं रीजनिंग का एक इनर मोस्ट पार्ट, या ये ऐसा बोला जाए कि इसको हम कहीं भी खत्म नहीं कर सकते, तो ये है पजल बेसिकली। क्योंकि पजल्स आपके रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पजल पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, पूछे ही जाते हैं। पजल के अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर है, तो लॉजिकल रीजनिंग, यस, एंड लॉजिकल इंक्लूड्स द 5 टॉपिक्स। और 5 टॉपिक्स कौन से हैं, ये तो हमें पता ही है कि हमें आर्ग्यूमेंट्स पे काम करना है, assumptions पे काम करना है, then we have to work on कोर्स ऑफ एक्शन, कॉजेज एंड इफेक्ट्स है, और हमारा इन्फ्रेंस। तो अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पजल हो गया, लॉजिकल हो गया। इसके बाद हम रखते हैं अपनी कैटेगरी मिसलेनियस क्वेश्चंस की, और मिसलेनियस में हम यहाँ पे ब्लड रिलेशंस की भी बात करेंगे, डेटा सफिशिएंसी की भी बात करेंगे, डायरेक्शंस की भी बात करेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग की भी बात करेंगे, अल्फान्यूमेरिक सीरीज की भी बात करेंगे। मतलब हर उस पार्ट की बात करेंगे जो कि आपका एक एक्सेस में क्वेश्चन बना सकता है। एंड कैंडिडेट्स, आपसे हम एक बात कहें, जब ये सेक्शन पूरा का पूरा क्वालिफाइंग इन नेचर है, सो यू कैन गो फॉर समथिंग लॉजिकल। या तो आप मिसलेनियस पे जा सकते हैं, या तो फिर आप सिर्फ पजल को सॉल्व करके आप आराम से अपने पेपर को पास आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ यू आर अटेम्प्टिंग पजल, ट्राई अटेम्प्टिंग 2 पजल्स, 2 से 3 से 4 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि 2 to 3 क्वेश्चंस में यू कैन अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस आराम से पजल के। क्योंकि हमें पता है 30 मिनट्स का टाइम है हमारे पास, और 30 मिनट्स में हमें पेपर को सिर्फ करना क्या है, पास ही तो करना है। तो सिर्फ अगर क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो यू कैन अटेम्प्ट फॉर द पजल्स ऑल्सो। इसके अलावा अगर लॉजिकल की बात कर रहे हैं तो आराम से यू कैन गो फॉर लॉजिकल पार्ट, और अगर आप लॉजिकल के अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, तो 5 to 10 क्वेश्चन वहां पे आ ही सकते हैं। मिसलेनियस की अगर हम बात करें, सो इफ यू आर नॉट ट्राइंग, या इफ यू आर नॉट विलिंग टू सॉल्व पजल्स, इफ यू आर नॉट विलिंग टू सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग, यू कैन गो फॉर मिसलेनियस क्वेश्चंस। दैट मीन्स ओवरऑल जितना भी बचा कुचा सिलेबस है, आप उसको वहां पे अटेम्प्ट करके आराम से पास आउट हो सकते हैं। बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन आपका किस तरीके से इस पे अगर पूछा जा सकता है, या किस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ हमने रखा है आपके लिए पजल फॉर्मेट का, ही है द लेवल विच कैन अराइज इन योर एग्जामिनेशन। तो एक छोटी सी पजल है, सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से फोकस करना चाहिए, उस पर हम नजर डालेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली बात आती है निकल के क्वेश्चन की, और किस तरीके का है, तो स्क्रीन पे आपको सामने दिख भी रहा है क्वेश्चन क्या है, कंडीशन बेस है, और उस पर फिर हम लोग आगे बंच में क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे भी। ज्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका, और यहाँ पे जल्दी से चलेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका वे आउट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, किस कंडीशन को हम सबसे पहले प्रोसीड करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशंस। छोटा सा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने हमने लिया है, एंड हियर इट इज कि 10 मेंबर्स की बात हुई है, और इन 10 मेंबर्स में ABCDEFGHIJ एंड आपकी जो है वो एग्जाम दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नो 2 स्टूडेंट्स गेट सेम मार्क्स। अब बात यहाँ पे ये भी हो रही है कि 10 लोग हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सेम मार्क्स नहीं मिले हैं। क्लियरली डिफाइंड कंडीशंस है, सी ऑलवेज स्कोर मोर देन ए, तो हमें ये हमेशा से पता रहेगा कि सी का स्कोर जो है वो ए से ज्यादा होना ही होना है। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो इट इज सेइंग जी ऑलवेज स्कोर मोर देन एच, दैट मीन्स जी का स्कोर जो होगा वो एच से ज्यादा होगा। ऑलवेज लगा हुआ है, दैट इज वाई
यू हैव टू फोकस कि इससे आपको हमेशा कंडीशंस को लेके चलना ही है। ए ऑलवेज स्कोर मोर देन जी, तो जब ए ऑलवेज स्कोर मोर देन जी तो हम आराम से देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लुक आउट कर सकते हैं कि सी का ए के कंपैरिजन में था, जी का एच में था, एंड नाउ इफ वी गो विद दिस थर्ड कंडीशन तो एक क्लियर पॉइंट प्रोस्पेक्ट वहां पे निकल के आता है कि हम आराम से सी, ए, जी और एच इतने कंडीशंस को फ्रेम आउट लाइन से कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सी का ए से था, जी का एच से था, एंड ए ऑलवेज स्कोर मोर देन जी था, तो कहीं ना कहीं ये प्लेस आउट हो सकता है। अब आई ऑलवेज स्कोर मोर देन जे बोला जा रहा है, तो आई का स्कोर जो है वो जे से ज्यादा है, कहां से है अभी हमें ये नहीं पता है। देन वी नो एच ऑलवेज स्कोर मोर देन आई, तो अब हमारे पास जो कंडीशन निकल के आती है तो कंडीशन आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ ये निकल के आ जाएगी कि C will score more than A will score more than G will score more than H and H will score more than I। और फिर हमारी ये कंडीशन जो है फोर्थ कंडीशन की I always score more than J, तो डेफिनेटली वी विल पुट इट ओवर हियर। अब इतना जो है हमें 6 कैरेक्टर्स के बारे में हमें फिक्स पता चल भी गया है। नाउ द कंडीशन कम्स कि ईच टाइम आइदर B score highest and D score lowest, that means this is one of the condition जिसमें बोला जा रहा है कि B को स्कोर हाईएस्ट करना है तो D उसके साथ हमेशा लोएस्ट रहेगा। मतलब अगर B आपका टॉप मोस्ट पोजीशन लेता है तो उसमें D की पोजीशन जो होगी वो आपकी लोएस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन वी नो कि ऑल्टरनेटिवली E स्कोर हाईएस्ट एंड F और G स्कोर लोएस्ट। मतलब अब जब हम इस कंडीशन को देखेंगे तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि E if स्कोर हाईएस्ट तो फिर F और J जो है वो लोएस्ट मार्क पे चला जाएगा। दैट मीन्स इन दो कंडीशंस को हमें करना है। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं कि इनका ओवरऑल अरेंजमेंट कभी भी नहीं होता और इसीलिए ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसीलिए ये अटेम्प्ट टू डिफिकल्ट हो जाते हैं, टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम किस कंडीशन को रखें, बी को रखें, ई को रखें, वी डोंट नो, इसीलिए हमें इसको यहाँ पे एज इट इज लेना है और मूव ऑन करना है किस पे, बंच क्वेश्चन पे, क्योंकि जब हम इसके बंच क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तब वहीं से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोसीड करें नेक्स्ट बंच क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन पहला जो कंडीशन बेस ही रखा गया है कि बोला है इफ ई इज रैंक 4। अब देखिए यहाँ पे हमने बात की थी सेकेंड कंडीशन पे, हमने ई को रखा था कि अगर ई स्कोर हाईएस्ट, बट हमें अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ ई इज रैंक 4 एंड जे इज रैंक 9। मतलब इस पूरी के पूरे लेआउट में वी हैव टू कंसिडर दिस समथिंग कि बी को हमने रख दिया टॉप मोस्ट पोजीशन पे, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 आपके पूरे 10 पोजीशंस यहाँ पे काउंट होंगे, किसको बीच में कहाँ रखना है ये हमें नहीं अभी पता है। तो अगर अकॉर्डिंगली 10 स्टूडेंट्स को हम रैंक आउट कर रहे हैं, बी को हमने रखा हाईएस्ट पोजीशन पे, वाई, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग टू पुट ई एट 4th पोजीशन, और जब ई को हम 4th पोजीशन पे रखेंगे तो डेफिनेटली ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था इसके हिसाब से हमें अरेंज करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है बट इसको जब आप समझेंगे तो आराम से ये चीज क्लियर आउट हो जाएगी। 4th पोजीशन पे ई को हमें रखना है और जब 4th पोजीशन पे यहाँ पे हम ई को प्लेस आउट करेंगे सो वी नो डेफिनेटली कि 10th पोजीशन पे लोएस्ट पे डी चला जाएगा क्योंकि बी हमारा हाईएस्ट पे है। तो ये हमारा एक लेआउट स्ट्रक्चर है। अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी ट्रू। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पोजीशन ऑफ सी कैन बी 2 और 4। अब पोजीशन ऑफ सी कैन बी 2 और 4, तो देखिए सी का पोजीशन 2 तो हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि बी को हमने हाईएस्ट पे रखा है और जब हमने बी को हाईएस्ट पे रखा है सो डेफिनेटली सी कैन कम ओवर हियर और उसके आगे पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो सकता है, पर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 की तो बात ही नहीं आती बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज क्लियरली डिफाइंड कि ई को हमें 4th पोजीशन पे रखना है। तो पहली वाली जो ऑप्शन है हमारी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। सेकंड की वहीं अगर हम बात करें तो उसमें बोला है पोजीशन ऑफ ए कैन बी 5 और 6, तो पोजीशन ऑफ ए कैन नॉट बी 5 और 6 क्योंकि ए को अगर आप उतना पीछे लेके जाएंगे तो सी के साथ ए भी जाएगा, जी भी जाएगा, एच भी जाएगा, आई भी जाएगा, जो कि 5 और 6 के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा बिकॉज दीज आर 6 पर्सन्स टू बी अरेंज्ड, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन भी जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो वहां बोला है पोजीशन ऑफ जी कैन बी 5 और 6। नाउ दिस कैन बी समथिंग व्हिच कैन बी अरेंज्ड, क्योंकि यहाँ हम साफ साफ देख भी रहे हैं कि सी और ए को अगर हम यहाँ पे लुकआउट कर देते हैं, रख देते हैं, तो अपने आप जो पोजीशन ऑफ जी कैन बी 5 और 6, तो बिल्कुल जी को हम या तो यहाँ रख भी सकते हैं। तो मे बी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। 4th वाले को भी चेक हम करेंगे, 5th को भी हम चेक करेंगे, तभी तो जस्टिफाई कर पाएंगे कि कहाँ से सही कहाँ से गलत आ रहा है। तो 4th की अगर हम बात करें तो बोला है पोजीशन ऑफ डी कैन बी 6 और 7। अगेन ये नहीं हो रहा बिकॉज इफ बी इज ऑन द हाईएस्ट पोजीशन तो डी अपने आप लोएस्ट पे होगा ही होगा, तो हमारा 4th ऑप्शन भी जो है वो भी एलिमिनेट आउट हो जाएगा। 5th की अगर हम बात करें तो उसमें बोला है पोजीशन ऑफ बी कैन बी 1 और 2।
तो ये भी आपकी बात हो गई कि 1 तो हो जाएगा बट 2 नहीं होगा ना, क्योंकि 1 तो कहीं ना कहीं हम उसको रख भी रहे हैं बट वी कैन नॉट पुट इट टू 2, तो हमारा फिफ्थ ऑप्शन भी जो है वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? थर्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ये होते हैं कि पूरा का पूरा अरेंजमेंट सॉल्व तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वी कैन फ्रेम क्वेश्चंस और उसके हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ आई टॉक अबाउट तो विच कैन बी ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वहीं अगर हम अगले की बात करें तो इसी अरेंजमेंट बेस पे अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो उसको अब हम लुक आउट करेंगे और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अरेंजमेंट स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी यही हो सकती है हमारी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे हैं तो हम पूरे के पूरे अरेंजमेंट बेस की ही बात कर रहे हैं। अब अगर बोला है बी स्कोर हाईएस्ट, बी स्कोर हाईएस्ट जो कि हमने यहाँ पे लुक आउट किया, अभी एक बार हम यहाँ पे आपको रख के नेक्स्ट उसके हिसाब से अरेंजमेंट की बात अगर करें तो हमने यहाँ पे बोला ही है कि इफ बी स्कोर हाईएस्ट, जैसा कि हम यहाँ बता भी रहे थे अपने अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया कि अगर बी स्कोर हाईएस्ट है तो डी तो डेफिनेटली आपका जो है वो चला जाएगा लास्ट की पोजीशन पे ही। तो बोला अगर जा रहा है यहाँ पे इफ बी स्कोर हाईएस्ट देन पोजीशन ऑफ एच शुड नॉट बी लोअर देन द पोजीशन, किसकी पोजीशन से वो छोटा नहीं होना चाहिए। तो जब वो किसकी पोजीशन से छोटा नहीं होना चाहिए तो बात यहाँ निकल के आती है कि एच की पोजीशन किससे छोटी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन यही समझने की बात है, यहाँ ये पूछ क्या रहा है, पूछ सीधा सीधा सा ये रहा है कि बी स्कोर द हाईएस्ट देन पोजीशन ऑफ एच शुड नॉट बी लोअर। मतलब जो ये हमारा एक अरेंजमेंट था, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था सी ए जी एच आई और जे का, ये जो ग्रेटर 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 की कंडीशंस हमने प्लेस आउट की थी और इनकी प्लेस आउट करने के बाद ही हमने कहीं ना कहीं एक चीज रखी थी कि हमारा बी का पोजीशन, डी का पोजीशन, एफ और जे का पोजीशन या ई का पोजीशन जो भी आपका प्रोसीड कर रहा था किस तरीके से कर रहा था। तो अब बोला जा रहा है कि एच की पोजीशन किससे भी छोटी नहीं होनी चाहिए। सो डेफिनेटली अगर बी हाईएस्ट है तो हमें पता है डी हमारा लोएस्ट पे पहुंच जाएगा और जब डी हमारा लोएस्ट पहुंच जाएगा तो एच को कहीं ना कहीं आपको किस तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास देखिए ई भी है रखने के लिए, अभी हमारे पास एफ और जे भी है रखने के लिए। बात यहीं पे यही है कि ई भी है, एफ भी है, जे भी है, क्योंकि आई और जे का कॉम्बिनेशन है। सो डेफिनेटली अगर हमारे पास ई और एफ का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यही मिसिंग है, जे तो कहीं ना कहीं आई के साथ कंपैरिजन में चला जाएगा। दैट मीन्स जब आप इसको रखोगे तो एच शुड नॉट बी लोअर देन विच पोजिशन की बात है। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पोजीशन 7, क्योंकि आपको बाकी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा किस तरीके से, आपको बाकी का ये रखना पड़ेगा कि सी ए जी एच आई और जे ये रखा आपने यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये जो लेफ्ट ओवर 2 पोजीशन है दिस कैन बी फॉर ई और एफ, क्योंकि अगर आप इनको शिफ्ट आउट भी करते, शिफ्ट आउट दैट मीन्स सी को आप आगे शिफ्ट कर दीजिए और जब आप सी को आगे शिफ्ट कर देंगे और रखेंगे कुछ इस तरीके से तो आपका जे चला जाएगा 9th पोजीशन पे, आई चला जाएगा 8th पोजीशन पे, एच आ जाएगा 7th पोजीशन पे, देन यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ सी। तो हमारे पास ये शुरू की 2 पोजीशंस बच जाएंगी। दैट मीन्स ई और एफ को या तो आप सेकंड और थर्ड पे रखेंगे, ई और एफ को या तो आप 8th और 9th पे रखेंगे। तो एच जो है हमेशा या तो 7th पोजीशन से ज्यादा रहेगा या 7th पोजीशन के पीछे कभी जा नहीं पाएगा। तो बस क्वेश्चन में यही पूछा था कि इफ बी स्कोर द हाईएस्ट देन पोजीशन ऑफ एच शुड नॉट बी लोअर देन विच पोजीशन, तो उसका आंसर होगा डेफिनेटली व्हाट, पोजीशन नंबर 7, क्योंकि शिफ्टिंग के हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड कि किसको हम कहाँ कैसे रख सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कॉम्प्लिकेट करता है और SOIT लेवल में हम इस तरीके के क्वेश्चन को एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आपको यही थोड़ा सा फोकस अपॉन करना है और ध्यान रखना है कि अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। एंड यस यू हैव टू लुक अपॉन दीज कंडीशंस, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बता भी दिया कि एक हमारा जो प्रिपरेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, किसी भी एक पार्ट को आप लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आइदर इफ वी टॉक अबाउट पजल्स, लॉजिकल या तो फिर आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा रीजनिंग का सेक्शन जो भी है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, पास आउट सिर्फ करना है आपको, क्योंकि मैक्सिमम फोकस आपको करना है अपने प्रोफेशनल नॉलेज पे, प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट पे। तो बढ़ेंगे बिल्कुल इसी के साथ अगले सब्जेक्ट की तरफ भी और देखेंगे किस तरीके से आप बाकी गुरुज के पास भी आपके लिए आज के लिए क्या टिप्स हैं। रीजनिंग में इतना ही, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस बस कर लीजिए, क्योंकि पजल का लेवल ये हो सकता है, क्वेश्चन मार्क यही होता है दिमाग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दैट वाज अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड and discussed for the examination pattern. Thank you so much.
देखा जैसे कि अभी हमने रीजनिंग के किन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि रीजनिंग का सेक्शन आपका क्वालिफाई हो सके और आप उसमें स्कोर करके आगे प्रोफेशनल नॉलेज को क्लियर कर सके। तो अब बारी है इंग्लिश गुरु की, जानेंगे इंग्लिश के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या आपका प्रिपरेटरी मोड होना चाहिए। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द बोर्ड अगेन विथ इंग्लिश गुरु टू नो ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश। तो चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम है इंग्लिश के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने का कि इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में। वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट जो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर किए जा सकते हैं एंड मिनिमम 10 मार्क्स जो आपको आपके एग्जाम में दिलाएगा आज के वीडियो के माध्यम से, ऐसे 2 टॉपिक्स आई हैव चूजन फॉर यू। दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज एरर डिटेक्शन एंड द सेकंड टॉपिक इज मिसस्पेल्ड। यानी इन 2 टॉपिक्स अगर आपके एग्जाम में पुट हुए तो आई गारंटीड कि आप अपने एग्जाम की इन बोथ टॉपिक्स को करके आने वाले। बट कुछ पॉइंट पर फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स। पहला अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन पार्ट की, तो एरर डिटेक्शन पार्ट आपको 3 से 4 ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स हैं जिन पर फोकस करना होगा उस पर्टिकुलर सेंटेंस की एरर को फाइंड करने में। तो सबसे पहले नंबर पे जो है दैट इज टेंस। आपको अगर एग्जाम में कोई भी एरर का टॉपिक अगर आता है तो उन सारे सेंटेंसेस के टेंस पार्ट पे जरूर फोकस कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस टेंस में सेंटेंस को होना चाहिए उस टेंस में ना होकर अदर टेंस में गिवन है, राइट। इस पार्ट पे बहुत सारे वीडियोस हमारे हैं, आप उन वीडियोस को एक बार देख सकते हैं और टेंस से रिलेटेड बहुत सारी जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग वाज टेंस। सेकंड थिंग जो आपकी हेल्प करेगा दैट विल बी सेंटेंस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी टेंस पहला हो गया, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ले लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आपका जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा फ्रेंड्स दैट विल बी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस मान के चलिए जरूर पुट किए जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब। यानी इन 4 टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करते हैं फ्रेंड्स तो मान के चलिए आप 5 में से 4 क्वेश्चंस तो मिनिमम करके आने वाले ही हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्वेश्चंस किस टाइप के आपके एग्जाम में पुट होने वाले, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको क्या करना है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार वीडियो को पॉज करेंगे एंड पॉज करने के बाद इस सेंटेंस की एरर को पहले आप फाइंड करेंगे, देन इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे, राइट। तो पहला सेंटेंस जो कि आपके सामने है, इस सेंटेंस को अगर केयरफुली आप रीड कीजिए तो आप एक चीज देख रहे हैं यहां पर कि जो सेंटेंस गिवन है ये सेंटेंस का पहले आपको जो चेक करना है वो टेंस देखना होता है, राइट। तो अब एक चीज यहां पर देखिए, सेंटेंस को कैसे हमें चेक करना है, इसकी एरर क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है इन एन एस्केलेशन ऑफ टेंस ties with the government in Puducherry, red government cancelled the order of a chief minister। फ्रेंड्स ध्यान से अगर देखिए तो चीफ मिनिस्टर एक डेजिग्नेशन है जिसके लिए आर्टिकल आ का यूज नहीं होता है। इस जगह पे आर्टिकल, जिस आर्टिकल का आप यूज करेंगे दैट विल बी आर्टिकल द। क्योंकि आई थिंक आर्टिकल पे जो वीडियो हमने बनाया आप लोगों ने जरूर देखा होगा, किसी भी डेजिग्नेशन के पहले आर्टिकल द वी जस्ट यूज, लाइक द चीफ मिनिस्टर, द मिनिस्टर या द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे कोई भी अगर डेजिग्नेशन है तो उसके पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है, ना कि आर्टिकल ए और एन का। रीजन बिहाइंड दैट, A and these two are indefinite article and here the designation which we have is definite। तो जब definite designation है तो article भी तो definite होना चाहिए। इन दिस वे अगर जब भी आप देखेंगे एग्जाम में तो 10 क्वेश्चंस में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स आर्टिकल से जरूर आते हैं, 2 भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आर्टिकल्स पर होंगे ही होंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्या क्या आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप यहां पे देखेंगे, जैसा कि फर्स्ट आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट जो सेंटेंस था उसमें एरर थी आर्टिकल की। अब सेकंड पे देखना है कि इसमें क्या एरर है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, हियर चीफ मिनिस्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट चीफ मिनिस्टर, और यहां पर इसमें सेट लगाया, इस मींस जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में जाता है, राइट। तो हम ये माइंड में सेट करते चलेंगे कि हम बात यहां पे पास्ट टेंस की कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर सेड रिलीजन मीन्स brotherhood and unity while addressing a gathering on the occasion of 315th birth anniversary of Guru Gobind Singh। यानी अगर हम इस पूरे सेंटेंस में चेक करें तो यहां पर इस पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर देखने में नहीं लग रही है। ना फर्स्ट पार्ट में एरर लग रहा है, ना इसमें प्रीपोजिशन पार्ट में कोई एरर है, ना ही इसमें कंजंक्शन पार्ट में एरर, ना एडजेक्टिव या जो भी है इसमें टेंस में भी एरर नहीं। तो फाइनली अगर देखें तो ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं थी, राइट। तो ये चीज हमने नो एरर का सेंटेंस क्यों लिया फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चंस पुट किए गए हैं तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, 5 में 1 क्वेश्चंस मान के चलिएगा नो एरर का भी होता है। तो एटलीस्ट ये भी कॉन्फिडेंट रखिएगा,
खुद पे कॉन्फिडेंस रखिएगा कि कहीं अगर किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर ना मिले तो ये मत सोचिए कि वहां पर आपका ग्रामर पार्ट वीक है, नो एरर भी हो सकता है, यानी आप फिफ्थ ऑप्शन भी मार्क कर सकते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या एरर है। वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार सेंटेंस को रीड करेंगे, देन प्ले करके चेक करेंगे आपका आंसर करेक्ट था या नहीं था। तो एज द सेंटेंस इज हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, सेंटेंस पास्ट में जाता है, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेलीगेट मोर पावर टू हॉस्पिटल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स फॉर द परचेज ऑफ मेडिसिन, मेडिकल कंज्यूमेबल इक्विपमेंट्स एंड अपकीप ऑफ हॉस्पिटल्स टू इंश्योर स्मूथ एंड टाइम डिलीवरी। फ्रेंड्स मिल गया एरर। अगर सेंटेंस को फिर से ध्यान से देखेंगे तो एक पार्ट यहां पे क्या कह रहा है, टाइम डिलीवरी। तो टाइम डिलीवरी क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी टाइम की डिलीवरी नहीं होती, टाइम पर डिलीवरी होती है। तो उसके लिए हम टाइम डिलीवरी नहीं कहेंगे, टाइमली डिलीवरी कहेंगे। यानी इस टाइप से देखेंगे तो हमें इस टाइप से एडवर्ब और एडजेक्टिव्स का जो पार्ट हमने बताया उससे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या एरर है। वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार चेक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, देन प्ले कीजिए और उसके बाद आपको अपने को चेक करना है कि आप 5 एरर डिटेक्शन एंड 5 मिस स्पेल्ड यानी 10 क्वेश्चंस में क्या स्कोर आपका होता है। तो एज द सेंटेंस इज 3 पर्संस ऑफ अ फैमिली इंक्लूडिंग अ वुमन एंड अ माइनर गर्ल सफर्ड, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, बात को ध्यान से समझिएगा, सफर्ड बर्न इंजरी व्हेन अ फायर ब्रोक इन। देखिए फ्रेंड्स मिल गई एरर फिर से, यहां पे क्या कह रहा है, व्हेन अ फायर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ब्रोकन लगाया फ्रेंड्स, एंड ब्रोकन कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स विदाउट हेल्पिंग ऑफ हाउ कैन यू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। आपको जब भी थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो कम से कम हैज, हैव, हैड कुछ तो होना चाहिए, विल हैव, शैल हैव, समथिंग एल्स कुछ तो होना चाहिए। और यहां पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद थर्ड लगाए जो कि नहीं होता है। जब बात पास्ट की हो रही है तो इसका भी पास्ट का फॉर्म यूज करना होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म। तो इधर को ब्रोकन नहीं फ्रेंड्स, जो करेक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी ब्रोक, यानी अ फायर ब्रोक आउट इन देयर हाउसेस, व्हाटएवर जो भी है। तो ऐसे आपके ये टेंस का पार्ट था, यानी टेंस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो टेंस पर जरूर फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन of error detection, then 5 more questions we have for you, based on misspelled part। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या एरर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से इसको देखेंगे और चेक करेंगे इसमें क्या एरर है। सीकिंग टू गिव अ ग्रेटर मोमेंटम टू देयर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इंडिया एंड फ्रांस डिस्कस्ड अबाउट। देखिए फ्रेंड्स मिल गई एरर जो हम लोग सर्च कर रहे थे। इंडिया एंड फ्रांस सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, डिस्कस्ड वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिस्कस का यूज एज अ वर्ब होता है तो इसके साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते। तो प्रीपोजिशन के टू टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी, या तो डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज करके, या तो सेकंड थिंग जहां पे प्रीपोजिशन नहीं होगा वहां पे प्रीपोजिशन यूज करके। यानी हियर यू विल हैव टू ओमिट दिस प्रीपोजिशन, सेंटेंस विल बी ओके, यानी इंडिया एंड फ्रांस डिस्कस्ड अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज, व्हाटएवर जो भी है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपको एरर डिटेक्शन पार्ट पे जरूर देखना है, इन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, आप एरर डिटेक्शन के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे करके आने वाले। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसस्पेल्ड का जो है 5 क्वेश्चंस जो मिसस्पेल्ड के हमने लिए। इन 5 क्वेश्चंस को देखने के बाद आप अपना स्कोर कार्ड आपका क्या रहा ये हमें जरूर टाइप करके बताइएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, जो कि 5th का ये आंसर था। 6th क्वेश्चन जो मिसस्पेल्ड पार्ट पे बेस्ड है, आपको बताना है इसमें मिसस्पेल्ड पे क्या एरर है। जैसा कि हमने अपने एक शो में, आईएएस शो में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की थी कि जब भी मिसस्पेल्ड पार्ट आए तो उसमें केवल बोल्ड पोर्शन को एटलीस्ट एक बार चेक जरूर कीजिए कि कहीं तो ऐसा तो नहीं कि उसमें किसी की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है फ्रेंड्स कि इफ 10 सेंटेंसेस आर गिवन ऑन मिसस्पेल्ड पार्ट, तो एटलीस्ट 6 to 7 सेंटेंसेस की में वर्ड्स की स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, एंड 2 to 3 ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स जिसमें इनएप्रोप्रिएट वर्ड गिवन होगा, तो आपको स्पेलिंग चेक करते चलना है। सेंटेंस सेज एट दिस रेट द डे इज नॉट फार ऑफ। तो यहां पे जैसा कि फर्स्ट पार्ट में एरर मिल गया फ्रेंड्स, ऑफ की स्पेलिंग ओएफ नहीं होना चाहिए, यहां पर ऑफ की स्पेलिंग ओ डबल एफ होना चाहिए, यानी स्पेलिंग प्रॉब्लम थी यहां पे, राइट। फॉर ओ एफ एफ होता है, करेक्ट स्पेलिंग इज फॉर ऑफ, ओ एफ एफ, राइट, नॉट सिंगल एफ। तो इस टाइप से आपको देखना है, यानी कि ये तो केवल देखते ही आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो इसको करने में आपको 5 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। फर्स्ट लाइन रीड किया, तुरंत मिला, सीधा आप आंसर कीजिए एंड जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर ऑन द स्क्रीन। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड फाइंड योर आंसर कि किधर को एरर है।
स्पेलिंग अगर देखेंगे तो सर्ज, कोऑपरेशन, काउंटर एंड असर्टिव, ये 4 वर्ड्स की स्पेलिंग तो करेक्ट है। अब चेक करना है इनअप्रोप्रिएट वर्ड तो यूज नहीं किए गए। द रिसेंट सर्ज इन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान stems from the need of counter the assertive of China's military might। फ्रेंड्स मिल गई एरर यहां पे, देखें यहां पे इस जगह पे इसने क्या किया, द assertive, आफ्टर assertive क्या लगाया, ऑफ, एंड आफ्टर ऑफ ये पार्ट गिवन है, ये पार्ट यहां पे नाउन है, राइट, इसके पहले इसने ऑफ लगाया, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, मींस हियर आपको नाउन लगाना चाहिए था, और असर्टिव इज नॉट अ नाउन, उसका जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज असर्टिवनेस, क्योंकि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का जो कंस्ट्रक्शन होता है उस पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एरर डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट इन 3 क्वेश्चंस भी जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स। इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जरूर फोकस करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। ध्यान से देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या फोर्थ किसी में एरर हो, या हो सकता है नो एरर भी हो फ्रेंड्स, क्योंकि मिस स्पेल्ड में भी नो एरर होता है। फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो डिकेड्स, स्पेलिंग ऑफ डिकेड्स इज करेक्ट। सेकंड पार्ट अगर देखते हैं तो स्ट्रेंथ, ये भी करेक्ट है। थर्ड पार्ट अगर देखते हैं तो फ्रिगेट्स, ये भी करेक्ट है। फोर्थ प्रोपल्शन, ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट ऑप्शन नो एरर है। क्या लगता है फ्रेंड्स यहां पर इसमें कोई एरर हो सकती या नहीं हो सकती? तो वीडियो को पॉज करेंगे, एटलीस्ट 20 सेकंड्स लेंगे टू फाइंड एरर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 एंड नॉट ओनली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, जो भी क्वेश्चंस आपके पास है सारे क्वेश्चंस में एक बार थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसके बाद 20 सेकंड्स के बाद आप प्ले करके चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर करेक्ट था या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नो एरर था, यानी कोई भी एरर नहीं था इसमें, सारे ऑप्शंस करेक्ट थे, 1 2 3 एंड 4, लास्ट ऑप्शन वाज नो एरर, राइट, यानी ऑल करेक्ट। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट थे। क्यों करेक्ट थे? क्योंकि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड द सेकंड थिंग इज वोकैबुलरी, सारी की सारी चीजें सही थी। स्पेलिंग वाज आल्सो करेक्ट ऑफ दोज 4 वर्ड्स जो हाईलाइटेड है, तो इन दिस वे फिफ्थ ऑप्शन के साथ जाना तो लाजमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर ऑन द स्क्रीन। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन नंबर 9 को और देखेंगे इसमें किस पार्ट में एरर है। एज द सेंटेंस इज द इंडियन, पहले तो देखिए इसमें चेक करना है स्पेलिंग, इंडियन, इंप्रेसिव, स्ट्राइड्स एंड बॉट, स्पेलिंग तो करेक्ट है, राइट, आप लोगों ने देख लिया होगा जल्दी से। अब देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रॉन्ग हो। तो द इंडियन नेवी हैज मेड द मोस्ट इंप्रेसिव स्ट्राइड्स इन इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ बॉट। देखिए मिल गया एरर फ्रेंड्स। जब पहला पार्ट यहाँ पे इट इज बिल्डिंग है तो इंस्टेड ऑफ के बाद भी तो यहाँ पर इसी फॉर्म को आपको यूज करना होगा, तो आप थर्ड फॉर्म कैसे लगा सकते हैं भाई? जब फर्स्ट पार्ट इज गिवन इन आईएनजी फॉर्म, देन हाउ कैन यू यूज थर्ड फॉर्म फॉर दैट, जो कि उसी से रिलेट कर रहा है। इट इज बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ बॉट नहीं, और इंस्टेड ऑफ बाइंग अ नेवी होना चाहिए, जैसा कि सो हियर जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 को आप मार्क करेंगे एज अ करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप फ्रेंड्स देखिए इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स के आने के चांसेस होते ही होते हैं, यानी 30 to 40% मान के चलिएगा, बट एरर का पार्ट भी उसमें, मिस स्पेल्ड के पार्ट में आपको जो मिस स्पेलिंग प्रॉब्लम होती है उस पार्ट पे भी फोकस जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन और मिस स्पेल्ड पार्ट एज क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर ऑन द स्क्रीन। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड गिवन हो और ऑल करेक्ट भी हो सकते। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप चेक करेंगे खुद को, क्या आपका ऑप्शन रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन जो आपके अकॉर्डिंग नो एरर का हो सकता है या ऑल करेक्ट का हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अगर चारों ऑप्शन को चेक करें तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, आप लोगों ने भी एरर को कैच कर लिया होगा। एक वर्ड यहाँ पे गिवन है दैट इज बडिंग। यहाँ पे बडिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होती है BUDDING होता है, ना कि BUDDY, राइट। तो बडी अलग वर्ड होता है, जब उसमें हमें ING फॉर्म यूज करना होता है देन वी विल हैव टू रिमूव दैट Y यूजिंग ING फॉर्म। जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिटी में अगर आपको ING लगाना है तो CITY नहीं करते आपको, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, इन दिस वे आपने 10 क्वेश्चंस को एंजॉय किया। अब इस 10 क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, प्लस बाकी के जो आपके टॉपिक्स है उन पॉइंट्स पे भी फोकस करके जाइएगा। उन्हीं पॉइंट्स पे, जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी भी मैंने बोला था कि जिन पॉइंट्स पे आपकी कमांड है, जस्ट फोकस ऑन दोस पॉइंट्स, जस्ट पॉलिश दोस पॉइंट्स, जस्ट पॉलिश मोर एंड जस्ट डू मोर एंड मोर एक्सरसाइज बिफोर योर एग्जामिनेशन। उसके बाद आप जाके आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि क्वालिफाइंग है। आप अगर 15 करके आएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बट फ्रेंड्स 15 नहीं, आप 25 भी करके आएंगे। बस उनको फोकस कीजिए जिस पर आपकी कमांड।
नाउ दैट वाज एन ऑसम परफॉर्मेंस बाय इंग्लिश गुरु, जिसमें हमने जाने इंग्लिश के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज, एंड यस वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझाया इंग्लिश गुरु ने कि किस तरीके से आप इंग्लिश को प्रोसीड कर सकते हैं, उलझनों को ऊपर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं इंग्लिश का सेक्शन हमें परेशान करता है। सो टू हाउ टू ओवरकम बहुत अच्छे से इंग्लिश गुरु से हम समझ चुके हैं। बारी है अब क्वांट्स की, मैथ्स की, क्वालिफाइंग इन नेचर है, पहली बार देखा जा रहा है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम में कि यस मैथ्स का सेक्शन भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, और कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको अटेम्प्ट करके आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं मैथ्स का सेक्शन। तो बढ़ेंगे चलेंगे मैथ्स गुरु की तरफ फिर से दोबारा बोर्ड पे, और देखेंगे जानेंगे व्हाट कैन बी द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द सब्जेक्ट मैथ। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SOIT का एग्जाम कल होना है, और मॉर्निंग शिफ्ट में जिन लोगों का एग्जाम है ठीक 10 बजे से, उन लोगों की तैयारियां अभी से अच्छी हो चली है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों मुझे देखने को मिल रहा है कि 50 क्वेश्चन मैथ्स के हो सकते हैं। 50 में से 20 नंबर आप मान लीजिए कि DI के आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 क्वेश्चन आपको दोस्तों मिलेंगे यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि लैंग्वेज प्रॉब्लम के 15 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा 20, 15, 5, यहां पे अगर मैं देखूं 5 क्वेश्चन दोस्तों इनइक्वालिटी के रहने के आसार हैं। एक नई टाइप की इनइक्वालिटी देखी जा सकती है, उसको हालांकि आज डील भी करेंगे। और यहां पर 5 नंबर आपके होंगे डेटा सफिशिएंसी यानी DS। तो 20 और 15 35 एंड देन इट मींस कि ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा मैथ्स का। अब देखिए कैसे प्रिपरेशन की जाए। अगर हम देखें, अगर मेरा कल एग्जाम है और आज की रात मेरे पास पड़ी है, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, अपनी स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊं, कल मेरा अगर SOIT का एग्जाम है तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। मेरी स्ट्रेटेजी यहां पर ये होगी कि मुझे पेपर को क्वालिफाई करना है, बिल्कुल, क्योंकि पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर का है। तो मुझे ऐसे टॉपिक को चूज करना है जिसपे मेरी पकड़ अच्छी है और जिसपे मैं बेहतर कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं DI की, अगर मैं DI की दोस्तों बात करूं तो यहां पे मैं स्कोर इजीली कर सकता हूं। कितने क्वेश्चन में स्कोर कर सकता हूं, यहां पर देखिए 10 से 12 क्वेश्चन यहां आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने रेगुलर क्लासेस हमारी लिए तो मुझे नहीं लगता कि DI में प्रॉब्लम होने वाली है आपको। देखिए अगर वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को प्रॉब्लम होती है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन को अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे पास नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी और DS में भी बचते हैं 15 में से 10 क्वेश्चन मैं मान के चलूं यहां पर होते। तो 10 और 10 एटलीस्ट अगर मैं देखूं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से उसके पास 20 क्वेश्चंस हैं करने के लिए 50 में से। अगर वो 20 क्वेश्चन भी अच्छे से करके आता है विद एक्यूरेसी के साथ, देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं यहां पर, अगर 20 क्वेश्चंस भी आप करके आते तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जो मार्क्स हैं वो काउंट होने आपके प्रोफेशनल नॉलेज के। तो यहां पर क्वालिफाई करना है बस। तो 20 क्वेश्चंस भी अगर आप मैथ्स में करके आते हैं तो आई होप कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों स्ट्रैटेजी यही है, देखिए कि आप उन टॉपिक को पिक करना। अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम अच्छा है तो नाउ यू कैन गो बाय दी वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन, तो आप वर्ड प्रॉब्लम के साथ जा सकते हैं। लेकिन लेवल अगर टफ है स्किप करना बेहतर होगा, क्योंकि देखिए फिर से वही बात, क्वालिफाइंग है। इनइक्वालिटी अगर मिलेगी, DS मिलेगी, तो इन पे आप लोग हाथ जरूर आजमाएं, क्योंकि समय कम लेगी और मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे अगर मैं देखूं, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का और एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी जो नई टाइप की आ रही है उसको डील कर लेते हैं। देखिए DI, वर्ड प्रॉब्लम, DS ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए आप हमारे जो पुराने वीडियोस थे, सबसे बेटर होगा वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको पढ़ना है तो इंप्रूव योर एग्जाम स्पीड्स के वीडियो आप जरूर देखें। मैं यही गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से, इंप्रूव योर एग्जाम स्पीड के जो वीडियोस हैं आप वो जरूर देखें। वहां से आपको वर्ड प्रॉब्लम के हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का और एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। तो देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। नंबर से जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है 8, 11, 17 क्वेश्चन मार्क 65, 165.5 एंड दीज आर द ऑप्शंस। व्हाट विल बी द राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कैसे मुझे सॉल्व करना है समझिएगा। देखिए 8 के बाद क्या मिल रहा है, देखिए अगर हम यहाँ पे समझें तो 8 के बाद दोस्तों मुझे मिल रहा है यहाँ पर, देखिए 8 के बाद मिल रहा है 11। तो पैटर्न मुझे दिखाई दिया कि 8 की मल्टीप्लाई 0.5 से करी, कितना हुआ 4, 7 में ऐड करूंगा तो 11 मिल जाएगा।
पैटर्न बनाना है, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। देखिए फिर 11 की मल्टीप्लाई फिर मैं 1 से कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 6 कर दूं तो 17 मुझे मिल गया। हो सकता है कि ये पैटर्न चल रहा हो, 0.5 प्लस 1 हुआ या डिक्रीजिंग में हो रहा है, तो अगला नंबर फॉलो करते हैं। देखिए 17 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 5 हो जाएगा 25.5 प्लस 5 30.5। हो सकता है कि ये इसका आंसर हो, ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। आगे अगर हमको चेक करना होगा तो 30.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और प्लस जब 4 करेंगे तो हियर वी हैव द आंसर 65। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो नंबर सीरीज के लिए मैं फिर से ही कहूंगा, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप मैथ्स गुरु की प्लेलिस्ट में जाकर इन सब वीडियोस को जरूर देख लें। अगर 5-5 मिनट भी आप देखते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड करके तो आपको कंसेप्ट सीखने को जरूर मिलेगा। नंबर सीरीज के लिए एमएनसी जो नंबर सीरीज पे बेचता उसको जरूर देखें। देखिए दोस्तों, फिर वही बात मैं कहूंगा कि स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कैसे करना है। अगर आपके ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप रेगुलर हमारे स्टूडेंट रहें, रेगुलर हमारे व्यूअर्स रहें, तो ये कंसेप्ट आप सब लोग इससे वाकिफ है। एक सवाल जो नया आजकल बना हुआ है मार्केट में उसको हम डील कर लें। और सवाल आपके सामने देखिए दोस्तों, ये रहा। तो इस सवाल की यहाँ पे हम बात कर ले और देख ले सवाल क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ये इनइक्वालिटी का है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में देखे जा रहे हैं और ये काफी लोगों ने डिमांड भी करी है। होता क्या है पहले समझ ले। देखिए उससे पहले क्वेश्चंस है क्या पहले समझ। देखिए ये हमारे पास में दो क्वांटिटी गिवन है ना, दिस इज क्वांटिटी फर्स्ट, दिस इज क्वांटिटी सेकंड, है ना। ये क्वांटिटी फर्स्ट है और ये क्वांटिटी हमारे पास में क्या है, सेकंड है। ये सवाल कई बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है, क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने रखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना। आपको बताना है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है कौन सी छोटी है, इक्वल है ग्रेटर देन, वो भी है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन अवेलेबल। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद ये है कि ये सवाल कई बार एग्जाम में देखे गए। अब पहले सवाल को समझिए। देखिए ये कह रहा है कि एबीसी मीट टुगेदर, स्टार्टिंग सर्कुलर में मिलते तो क्या करना है, कितने मिलेंगे। तो जब भी आएगा क्वांटिटी फर्स्ट की बात करूं, आप एलसीएम ले लीजिए। तो आपको एलसीएम लेना है 18, 22 और 30 का। तो आप जो भी एलसीएम लेंगे यू विल गेट द आंसर। अब देखिए दूसरे वाले को मैं देखूं, दूसरा वाला है पाइप एंड सिस्टम से, वहां से टाइम निकल जाएगा मिनट में। दूसरे वाली क्वांटिटी की बात करूं तो ए बढ़ता है 4 में, बी बढ़ता है 6 में और सी जो है टंकी को खाली करता है 3 मिनट में। एलसीएम लिया 12 हो गया, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार, 3 से 4 बार, प्लस प्लस और ये दोस्तों माइनस, 3 2 6 में से बात समझ में, 3 2 5 और ये हो जाएगा आपके पास में 1। सो हियर वी हैव 12 मिनट यहां से हमारे हो जाएंगे। एलसीएम अगर हम यहाँ पे लेंगे तो चलिए 18 22 30, तो यहां से जो भी आपका टाइम आएगा, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से 12 मिनट समथिंग आएगा या 13 मिनट, तो जो आपका बड़ा होगा, अगर सपोज कीजिए ये बड़ा आ रहा है तो आप लिखेंगे क्वांटिटी 1 बड़ा है क्वांटिटी 2 से। अगर ये छोटा आ रहा है तो क्वांटिटी 2 जो है, या क्वांटिटी 2 कह लीजिए, क्वांटिटी 2 बड़ा है क्वांटिटी 1 से। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। तो ये स्टेटमेंट आपको देना है। तो आई होप कि आपको ऐसे क्वेश्चंस करने अगर एग्जाम में मिलेंगे तो आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, इंपॉर्टेंट बात फिर से बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन देखा जा सकता है। नंबर सीरीज के लिए आप वीडियोस जरूर देखें। इस सवाल पे और वीडियोस भी हम लेके आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, सॉल्व करना है, फिर कंपैरिजन करना है। तो इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, गुड लक और आपका पेपर अच्छा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ वी आर विद द प्रोफेशनल सब्जेक्ट। और जानेंगे अब यहाँ पे कंप्यूटर गुरु से किस तरीके से आईटी के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, क्या मोड होना चाहिए। जैसा कि शुरू में डिस्कशन में हमने सर से ये भी जाना कि कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे अगर कमांड नहीं है तो उनको अब आखिरी समय में उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जानेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है 50 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, एक तगड़ा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम में कंप्यूटर्स का। तो बिल्कुल चलेंगे जल्दी से बोर्ड पे कंप्यूटर गुरु के पास और जानेंगे कंप्यूटर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मोड ऑफ प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे क्या होना चाहिए। तो विल क्विकली मूव ऑन टू द बोर्ड विद कंप्यूटर गुरु फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि रीजनिंग, उसके बाद आपका इंग्लिश, उसके बाद आपका मैथ्स,
इन सब सब्जेक्ट्स में किस तरीके से प्रिपेयर करना है ओवरनाइट इसलिए क्योंकि भाई कल एग्जाम है और कुछ बचा नहीं है। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि भाई वी आर द लास्ट टाइम फाइटर्स, अब वो लास्ट टाइम आ चुका है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं कंप्यूटर्स का और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए थे अभी तक और कितने हम कर पाए हैं। अगर ये देखें तो थोड़ा भाई दुख जरूर होगा कि बहुत से टॉपिक्स ऐसे होंगे जो अभी तक आपने कवर नहीं किए होंगे। बता देता हूं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर नहीं किए, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेट्स हैव द टॉपिक्स एंड यहाँ पर आगे कंटेंट हमारे सामने एक बार देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो डीबीएमएस जी हम कवर कर चुके हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर तो नेटवर्किंग भी है। नेटवर्किंग में क्या रहेगा वो देख लेते हैं। नेटवर्किंग में अगेन 10 से 15 क्वेश्चन या 10 ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद है जो एक अच्छा वेटेज रखते होंगे, वेटेज ना एक अच्छी क्वालिटी रखते होंगे। इसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पर तो माइक्रो प्रोसेसर है या कोआ जिसे हम लोग कहते हैं, मैं ज्यादा की उम्मीद नहीं करता। 4 से 5 अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मगर टू बी वेरी फ्रैंक 4 से 5 क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। हो सकते हैं 2, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हमें कोआ से देखने को मिल सकते हैं अगर एक पेपर अच्छे लेवल का सेट किया जाता है तो। इन दैट केस आगे बढ़े यहाँ पर तो हमारे पास आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जिसको हम लोगों ने काफी बार डिस्कस भी किया है। इसके बाद देखें तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम आज के डेट में आईईएस में डिस्कस करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट मेनी थिंग्स इन आईईएस। कुछ सरप्राइज पैकेजेस भी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर देखें यहाँ पर तो वेब टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता कि एसओआईटी के लिए आपको वेब टेक्नोलॉजी डिस्कस करने की जरूरत है। बहुत ही मिनिमल लेवल की आती है, बहुत ही अगर देखा जाए तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है वेब टेक्नोलॉजी की। अगर क्वेश्चंस की बात करें एसओआईटी में बहुत ही लो क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये लो ग्रेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़े यहाँ पर तो हमारे पास आता है मिसलेनियस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। जी हाँ, गेट्स वगैरह आपको मालूम होने चाहिए। व्हाट इज एक्चुअली अ मक्स, व्हाट इज एक्चुअली अ डीमक्स, क्या होता है एडर, क्या होता है सबट्रैक्टर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या जिसको हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं तो वो भी आने की उम्मीद है। देखिए मिसलेनियस है, मिसलेनियस तो एक सागर है, कुछ भी आ सकता है। तो अब मिसलेनियस से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स हैव द क्वेश्चंस एंड देखते हैं एक बार कि किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग लास्ट मोमेंट पे उम्मीद कर रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है शायद जिसको आपने बहुत रेयर केस में सुना होगा या पढ़ा होगा। ब्लूटूथ मालूम है क्या होता है, पिकोनेट मालूम है क्या होता है, स्कैटरनेट शायद ना पढ़ा हो, या बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम होगा पिकोनेट क्या होता है। तो बता देते हैं कि क्या होता है पिकोनेट, बता देते हैं स्कैटरनेट क्या होता है। मगर उससे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट इज कॉल्ड डैश। क्या कहा जाता है उसको, क्या वो स्कैटरनेट होता है, क्या वो आपका माइक्रोनेट होता है, क्या वो आपका मिनीनेट होता है, नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या कहा जाता है एक पिकोनेट के कलेक्शन को, व्हाट is the collection of piconet known as। क्या वो स्कैटरनेट है, क्या वो मिनीनेट है, क्या वो माइक्रोनेट है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या फिर ये सभी। अब सोचो इसलिए क्योंकि जब ब्लूटूथ की बात करते हैं तो उससे एक कोरिलेटेड टर्म हमारे सामने आती है विद द नेम पिकोनेट। हमें मालूम है पिकोनेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लॉट मेनी और कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस, इसको हम लोग पिकोनेट के नाम से जानते हैं। अब स्कैटरनेट क्या होगा, या माइक्रोनेट क्या होगा, या मिनीनेट क्या होगा, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म होगी जो कॉम्बिनेशन ऑफ पिकोनेट को जस्टिफाई करती होगी। सिंपल सा है भाई, अगर पिकोनेट पढ़ा है तो वहीं पर एक छोटा सा टर्म आता है स्कैटरनेट, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ पिकोनेट। तो वो क्या होगा आपका, वो आपका स्कैटरनेट होने वाला है। इसका सही उत्तर देख लेते हैं तो सही उत्तर आता है आपका स्कैटरनेट के फॉर्म में। ये है इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसको मैं इजी की कैडर में रखूंगा। एसओआईटी को जब मैं लिंक करूंगा तो उस केस में इजी, सबसे आसान क्वेश्चन अगर आएगा कभी एसओआईटी में तो वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लूटूथ इज वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। क्या वो लैन के लिए है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, क्या वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए है, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो अब यहां पर कंफ्यूजन है, 1 और 2 हो सकता है। देखो जब पैन की बात कर रहे हैं यार तो पैन की बात तो हम लोग लैन के अंदर करेंगे, मतलब लैन के ब्रैकेट्स के बीच में पैन की बात होनी चाहिए, तब तो हम उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की तो बट ऑब्वियस बात है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क इज गोइंग टू बी आर लोकल एरिया नेटवर्क ऑल्सो। इस बात को समझ लो, मगर इसका वाइस वर्सा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि एवरी लोकल एरिया नेटवर्क इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, नो, बट एवरी पर्सनल एरिया नेटवर्क इज एक्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क। इस बात को समझ लो।
ठीक है, आगे बढ़ो तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल आंसर है। जी हाँ, इसका सही उत्तर होना चाहिए PAN के रूप में या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क के रूप में। इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द टोपोलॉजी दैट requires the topology requires multi point connection। इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो मल्टी पॉइंट कनेक्शंस या जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है? तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। हमारे सामने लिखा है स्टार, मेश, रिंग, बस, यहाँ पे ट्री। फिर अगेन दिस क्वेश्चन इज एन इजी वन, इजी में ही रखूंगा इसको, मगर इस क्वेश्चन को एक पीओ लेवल के स्टूडेंट शायद ना आंसर कर पाए। रीजन क्योंकि हम लोग टेक्निकलिटी नहीं पढ़ती, टोपोलॉजीज की टेक्निकलिटी पर नहीं जाते हैं। जब पीओ की या क्लर्क की बात करते हैं हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू लेते हैं, मगर यहां पर जो पूछा गया है ये पूछी गई टेक्निकलिटी। अब हर वो शख्स जिसको मालूम होगा कि सर टैब क्या होते हैं, हर वो शख्स जिसको मालूम होगा सर नोट्स क्या होते हैं, टर्मिनल क्या होता है, या फिर एक एंट्री या एग्जिट पॉइंट क्या होता है किसी नेटवर्क का, वो इसको आंसर कर पाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन कह रहा है टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कौन से टोपोलॉजी है जिसको मल्टी पॉइंट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है? क्या वो बस है? मेरे हिसाब से बस होनी चाहिए। क्या वो स्टार है? क्या आपके हिसाब से स्टार होनी चाहिए? स्टार में डिलेमा हो गया, बस और स्टार में कंफ्यूजन हो गया। क्या मैश होनी चाहिए? यार मैश भी तो करता है कुछ ऐसे, क्या करता है? मल्टी पॉइंट्स होते हैं, कई जगह पर इंटरसेक्ट करता है। हाँ, नहीं, इसका सही उत्तर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ बस टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज केप्ट बाय। हिंदी में बोल देते हैं। अब ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टोग्राफी बहुत पूछा जाता है और आने वाले शो में जो कि आईएएस है उसमें हम क्रिप्टोग्राफी भी डिस्कस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट मिस द शो। हम यहां पर आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताएंगे। देखो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो आपकी प्राइवेट की होती है, दो कीज होती हैं, पहली होती है पब्लिक, दूसरी होती है प्राइवेट। प्राइवेट की किसके पास होती है? क्या वो रिसीवर के पास होती है? क्या वो सेंडर के पास होती है? क्या वो सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होती है? या फिर जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उनके पास होती है, या फिर नन ऑफ दीज? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। सही उत्तर से पहले आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही कीज डैश के पास होती हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। अभी तक सिर्फ प्राइवेट के बारे में पूछा जा रहा था, मगर मैं पब्लिक को भी जोड़ देता हूं। देखते हैं कुछ लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं। सोचो, याद करो, क्या थी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी क्या थी यार? यही नहीं याद आ रहा, तो अब एसिमेट्रिक कैसे याद करें? सर कल एग्जाम में आज कैसे कर लेंगे? नीड नॉट वरी, वी विल प्रोवाइड यू द कंटेंट इसी के बाद। चलो, इसका सही उत्तर होना चाहिए सर रिसीविंग एंड पे होनी चाहिए, और इसका सही उत्तर जांच लेते हैं। करेक्ट आंसर इज रिसीवर। रिसीवर के पास होनी चाहिए प्राइवेट की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मीडिया स्ट्रीम्स। मीडिया स्ट्रीम्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन या सिंक कौन प्रोटोकॉल करवाता है, या सिंक्रोनाइजेशन कौन प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है? क्या वो आरटीपी है? क्या वो आरटीसीपी है? क्या वो आरपीसी है? क्या वो इनमें से कोई भी नहीं है, या इनमें से सभी प्रोटोकॉल से काम करते हैं? देखो अब याद करो, बताया है हमने, उसको बता चुके हैं हम आपको। याद करने की कोशिश करो कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो मीडिया स्ट्रीम्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। यार मेरे हिसाब से देखो, मुझे पहला भी लग रहा है, मुझे दूसरा भी लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम साउंड कर रहे हैं। यार मीडिया स्ट्रीम है और स्ट्रीमिंग हो रही है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि यार लाइव हो रही है, मतलब रियल टाइम हो रही होगी। तो मुझे कंफ्यूजन, देखो तुक्का मैं लगा रहा हूँ, मुझे आरटीपी भी लग रहा है, मुझे आरटीसीपी भी लग रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या वो आरटीपी होना चाहिए या फिर रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए, मतलब आरटीसीपी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखो क्या लग रहा है, समझो, आंसर मैंने बता दिया है। क्या आप उस आंसर को कैच कर पाए? Yes, the correct answer here is the second वाला, the RTCP और रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो मीडिया स्ट्रीम्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन इज आफ्टर ऑब्टेनिंग द आईपी एड्रेस टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्लाइंट्स, क्या यूज किया जाता है या किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या वो इंटरनेट रिले चैट होती है? क्या वो आपकी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग बीजेपी के नाम से भी जानते हैं, बीजेपी नहीं, इट्स बीजीपी के नाम से भी जानते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसको हम लोग एआरपी के नाम से भी जानते हैं, ये सभी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखो कंफ्यूजन पैदा हो गई है सर कि बीजीपी होना चाहिए या एआरपी होना चाहिए। देखो पूछा जा रहा है कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया था। तो सोचो आईपी कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बच सकते हैं? भाई मैं आईपी कॉन्फ्लिक्ट से तभी बच सकता हूं जब मुझे कुछ और भी मालूम हो, कुछ और भी मतलब उस सिस्टम से रिलेटेड कुछ और भी मालूम हो, या उस एड्रेसिंग से रिलेटेड कुछ और भी मालूम हो। तो क्या मालूम हो सकता है?
यार याद नहीं आ रहा। ओके सर याद आया, आईपी एड्रेस के अलावा सर मैक एड्रेस भी कुछ होता है। ये होता है, क्या होता है मैक एड्रेस? मशीन एड्रेस? नहीं भाई, अगर क्लर्क लेवल में पढ़ रहे होते हैं हम उसको मशीन एड्रेस बोल देते हैं। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से रिकॉल करो और लिखो कमेंट बॉक्स में, द फुल फॉर्म ऑफ मैक इज डैश, एंड मैक इज द अपर और द लोअर सब लेयर ऑफ व्हाट? ऑफ डेटा लिंक लेयर। उसका भी आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर ये शुड बी ARP और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एंड द करेक्ट आंसर इज यस, द थर्ड वाला एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हेडिंग टुवर्ड्स द सेवेंथ क्वेश्चन और देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। SMTP यूजेस द TCP पोर्ट। कौन सा? SMTP यूजेस द TCP पोर्ट। क्या वो 22 है, क्या वो 23 है, क्या वो 24 है, क्या वो 25 है? पोर्ट नंबर्स है, ये पोर्ट नंबर्स हैं। डू कीप इट इन माइंड कि ये कोई फिगर नहीं है, ये पोर्ट नंबर्स हैं। क्या 22, क्या 23, क्या 24, क्या 25, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर शुड बी, चलो थोड़ा और गेस करो, सोचो। पोर्ट नंबर सर पढ़े नहीं थे और सर कल एग्जाम है, और हाउ कैन वी प्रिपेयर सो अर्ली फॉर द पोर्ट नंबर? नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। तो सही आंसर देख लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाए। द करेक्ट आंसर हियर इज द फोर्थ वाला, मतलब 25, पोर्ट नंबर 25। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 8th क्वेश्चन, एंड 8th क्वेश्चन सेज अ डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन पैकेट्स। ये कौन सा ऐसा डिवाइस है जो भाई फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को उनके अंदर मौजूद राउटिंग टेबल्स और हैश टेबल की डेटा को पिक करके? हैश टेबल यहां पर नहीं लिखा मगर हैश टेबल भी इंक्लूडेड होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई डेटा भेजा जाता है तो हैश टेबल एंड राउटिंग टेबल की डेटा को उठाया जाता है एंड फिर वो फॉरवर्ड किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस होगा? भाई क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। मिल गया? गुड। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पहले ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ब्रिज है, फायरवॉल है, राउटर है, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। उसका सही आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन में छपा हुआ है। तो द करेक्ट आंसर हियर शुड बी दी थर्ड वाला, दी राउटर। आगे बढ़ते टुवर्ड्स द 9th क्वेश्चन एंड देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। देखो यार, पढ़ा ही नहीं था सर, ये पढ़ा था, क्वेश्चन थोड़ा घूम कर आ गया। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा, जो आपके सामने ऑप्शन मौजूद है, इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है या टर्म है जो एक पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क को माउंट कर देती है। अब देखो ऑप्शंस पढ़ो, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ऑप्शंस पढ़ो। लोकल एरिया नेटवर्क नहीं सर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पता नहीं सर, ईपीएन एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क पता नहीं सर, स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो सकता है सर, या फिर नन ऑफ दीज। देखो यार सिंपल है, पब्लिक नेटवर्क के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क, मतलब टनलिंग हो रही है, मतलब वीपीएन की बात हो रही है, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात हो रही है। तो सही आंसर यहां पर होना चाहिए वीपीएन और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एंड देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन से सॉरी, द अटैकर्स ऑफ अ नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस नोन एज। क्या वो इंटरनेट होता है, क्या वो बॉटनेट होता है, क्या वो टेलनेट होता है, क्या वो आपका डीनेट होता है, या फिर नन ऑफ दीज। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि जब अटैकर्स ऑफ अ नेटवर्क के द्वारा डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है, ग्रुप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? द कॉन्सेप्ट इज नोन एज इंटरनेट, पता नहीं सर, बॉटनेट सर, क्या क्या नए वर्ड्स आ रहे हैं सर, टेलनेट तो सुना हुआ था सर, डीनेट कह नहीं सकते सर। तो यहां पर द करेक्ट आंसर शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ॉम्बीज सिस्टम। अब मैंने यहां पर दे दिया है आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ॉम्बीज सिस्टम। एक टर्म होती है ज़ॉम्बीज सिस्टम, ठीक है, या ज़ॉम्बीज ग्रुप। तो वो किसको सिग्निफाई करती है? जिसको भी सिग्निफाई करती है वही इसका आंसर है, ज़ॉम्बीज ग्रुप। क्या वो इंटरनेट होगा? नहीं सर। क्या वो बॉटनेट होगा? कह नहीं सकते सर। टेलनेट हो नहीं सकता सर। डीनेट सुना नहीं सर। तो दो में फंस रहे हैं हम लोग। द फर्स्ट वन इज बॉटनेट और दूसरा है डीनेट। अब ज़ॉम्बीज का कलेक्शन है, ज़ॉम्बीज के ग्रुप का कलेक्शन है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ग्रुप जो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, तो वो होता है आपका बॉटनेट। देख लेते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर इज दी बॉटनेट। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 11th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन सेज एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज अ फॉरेन की इफ द डैश की from one relation is used as an attribute in that relation। तो यहां पर सही आंसर क्या होना चाहिए? यहां पर कुछ गेम चल रहा है यार। फॉरेन की क्या होती है मालूम है, बताया है,
ठीक है। तो अब लिंक करो कि भाई फॉरेन की और डैश की, कौन सी की फॉरेन की बन जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक स्पेसिफिक की होती है किसी भी रिलेशन में जो दूसरे रिलेशन में फॉरेन की बन जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बात कर रहा हूं, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो क्या वो कैंडिडेट की होती है, क्या वो प्राइमरी की होती है, क्या वो आपकी सुपर की होती है, क्या वो आपकी सब की होती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए सर, मालूम है सर, बच्चों वाला क्वेश्चन था, दी प्राइमरी key. Heading towards the 12th question, and the 12th question says the deadlock state can be changed back to state can be changed back to stable state by using dash. भाई पढ़ लो, कहां पर पढ़ा था सर? ट्रांजैक्शन में पढ़ाया था। कब पढ़ाया था? जब डीबीएमएस पढ़ रहे थे। जब डीबीएमएस पढ़ रहे थे तो उसके एसक्यूएल में हमने कहीं पर टीसीएल को डिस्कस किया था, कहीं पर हमने ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया था, कहीं पर हमने ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो वहीं पर हमने बताया था कि भाई इनमें से कौन सा कमांड फिट होने वाला है। तो देख लेते कमांड्स, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, डेडलॉक, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें ट्रांजैक्शन को अपनी प्रायर स्टेट पे लेकर जाना हो या किसी डेडलॉक को अपनी प्रायर स्टेट पे लेकर जाना हो, तो क्या कौन सा कमांड या कौन सा सिचुएशन हमें फॉलो करनी पड़ती है। जब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की तो भी होता है रोल बैक, और जब बात करते हैं किसी डेडलॉक की, डेडलॉक चाहे वो ट्रांजैक्शन के बीच में हो चाहे वो प्रोसेसर्स के बीच में हो, तो वहां पर भी रोल बैक वो कंडीशन होती है। यहां पर सही आंसर इज रोल बैक। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 13th क्वेश्चन, एंड 13th क्वेश्चन सेज डेडलॉक एग्जिस्ट्स इन द सिस्टम इफ एंड ओनली इफ द वेट फॉर ग्राफ कंटेन्स डैश। अगर ग्राफ में डैश है तो वो एक जस्टिफाइड डेडलॉक कंडीशन होगी। क्या उसमें साइकिल होना चाहिए? क्या ग्राफ में साइकिल होना चाहिए? क्या डायरेक्शन होना चाहिए? क्या बाय डायरेक्शन होने चाहिए? क्या रोटेशन होनी चाहिए? या फिर नन ऑफ दिस? में यहां पर सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? मेरे हिसाब से यहां पर बात हो रही है डेडलॉक की। डेडलॉक का मतलब ये होता है भाई एक साइक्लिक अनएक्सपेक्टेड procedure. A cyclic unexpected procedure can be termed as a deadlock. तो cyclic है तो यहाँ पर ग्राफ में क्या होना चाहिए? ग्राफ में होना चाहिए एक साइकिल। तो यहाँ पर इस सेशन के लिए बस इतना ही, एंड उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट के साथ साथ यूजफुल भी साबित होंगे, क्योंकि भाई ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ हमने एसओआईटी के पेपर से पिक किए थे। तो बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन को फॉलो करना। और इसके तुरंत बाद वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद आईईएस, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टोग्राफी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर। तो कहीं मत जाइए, इसी के बाद हम आपको आईईएस भी देंगे। एंड एक बात ध्यान रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसओआईटी एग्जामिनेशन। जितनी तैयारी कर ली बहुत अच्छी थी, अब उस तैयारी को और ब्रश कीजिए और पॉलिश कीजिए। नीड नॉट वरी, द गॉड इज विद यू, एंड लेट्स रॉक डाउन द 2017. And do remember, your success is our success. Thank you.